Everyone, so now we will be talking about legislature. So basically हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होती हैं. हमारी बुक में जो चैप्टर नंबर 1 था वो था एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, और ये है लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, आगे आने वाला एक और चैप्टर जुडिशरी, ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के. यानी कि गवर्नमेंट के अंदर ये तीनों मशीनरी काम करती है. एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो कि हर चीज़, हर लॉ, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर करके. लेकिन उन लॉज और रेगुलेशंस को जो वो एग्जीक्यूट करते हैं, बनाने वाली बॉडी को लेजिस्लेचर कहते हैं. इनका काम लॉ मेकिंग के अलावा भी वॉकआउट्स करना, डिबेट करना, प्रोटेस्ट करना शामिल है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेजिस्लेचर के अंदर किया जाता है. लेजिस्लेचर में मेनली पार्लियामेंट है जो कि पूरे कंट्री वाइड काम करती है. पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकिंग बहुत मतलब पूरे कंट्री वाइड स्तर पर होती है, मतलब कि देश के स्तर पर होती है. स्टेट में भी इसी तरह इसका एक रेप्लिका स्टेट लेजिस्लेचर जो कि हर एक स्टेट में होता है. जैसे अगर मान लीजिए यूपी, तो यूपी का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा जहाँ पर यूपी से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे. अब बात करते हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो हाउसेस के हिसाब से भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है. हाउसेस यानी कि कंपार्टमेंट्स, यानी रूम्स. तो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट एक ऐसी बिल्डिंग है. पार्लियामेंट तो पूरी इंडिया वाइड हो गया, लेकिन लेजिस्लेचर में जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर कितने हाउसेस होंगे, कितने लोग बैठेंगे, ये है हाउसेस. तो दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो यूनी हो सकता है और एक बाय हो सकता है. यूनी का मतलब एक, यूनियन वर्ड का भी मतलब एक होता है, यूनी का वर्ड मतलब ही एक होता है, और बाय यानी कि दो. तो जो यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जहाँ पर एक ही हाउस होगा, तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. बाईकैमरल की बात की जाए तो 2 हाउसेस होते हैं उसके अंदर. ये हमारी नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर है. नेशनल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा हमें देखने को मिलती है 2 हाउसेस पार्लियामेंट की, और कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद यानी 2 होते हैं. और जो ये मैंने यूनिकैमरल बताया था, कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है. ऐसा क्यों? तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो कि छोटे हैं बहुत ज़्यादा साइज़ में, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं. तो ऐसी स्टेट्स में अगर एक भी होगा तो भी बहुत है, एक हाउस भी होगा तो भी काम चल जाता है. लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं जिनमें एटलीस्ट 2 बार श्योरिटी चेक होना ही चाहिए, या फिर 2 बार चेकिंग होनी चाहिए, 2 बार अच्छे से काम होना चाहिए. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. तो ये सारे इंक्लूडेड हैं, यानी अराउंड 6 स्टेट्स हैं जो कि इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ये डबल चेक को इंश्योर करता है. यानी कि अगर मान लीजिए कि एक हाउस लोकसभा के अंदर कोई भी लॉ पास हुआ और वो बहुत जल्दबाजी में हो गया, तो राज्यसभा में दोबारा वो चेक होगा, दोबारा डिबेट होगी उसके ऊपर, और जो भी लोग होंगे वो उसके बारे में दोबारा सोचेंगे. तो उससे क्या होगा, गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे. राज्यसभा की बात करें तो स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो सारे के सारे राज्यसभा के पार्ट होते हैं. बेसिकली राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर सारे राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और जैसा कि बताया बहुत सारे काम हैं उन लोगों के, तो वो काम करते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन इन लोगों का होता है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं. उसके बाद डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि जो लोग, मतलब बेसिकली होता ये है कि जो लोग हैं किसी भी राज्य के, मान लीजिए यूपी ही ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, कोई भी स्टेट है, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, तो फिर इलेक्शन के बाद लोग अपने मेंबर ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं.
मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि मान लो कि जो स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्शन हुआ और लोगों ने उस इलेक्शन के अंदर अपने अपने राज्य से कुछ किसी किसी पर्सन को इलेक्ट किया। जब वो इलेक्शन हो गया, जब वो लोग इलेक्ट हो गए, उसके बाद उनमें से चुना जाएगा कि उनके राज्य को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएगा। तो उसके लिए अलग से इंटरनल इलेक्शन होते हैं, उसके बाद राज्यसभा में लोगों को भेजा जाता है इलेक्शन के बाद। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें कि वो एमपी बनता है, पर्सन जो इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर यूपी है, बिहार है, झारखंड, सिक्किम, गोवा, सबका इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। नहीं, यूपी बहुत बड़ा है पॉपुलेशन में, तो उसे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एमपीज़ राज्यसभा में आते हैं वो यूपी से आते हैं। अराउंड 31 एमपीज़ आते हैं जो बैठते हैं। उसके बाद जो सिक्किम और गोवा है उसमें से सिर्फ एक एक ही आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि वो इतने छोटे स्टेट्स हैं कि उनमें एक व्यक्ति भी आ गया तो रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। फोर्थ शेड्यूल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नंबर को फिक्स करता है। मतलब वो पक्का बता देता है कि इस स्टेट से इतने ही लोग आएंगे, सो दैट कोई कंफ्यूजन, कोई डिबेट ना रह जाए। परमानेंट बॉडी है, कभी भी फुल फ्लेज इलेक्शंस राज्यसभा में नहीं कंडक्ट होते हैं। हाँ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे, उनका टेन्योर 6 साल का होता है। ये याद रखना कि राज्यसभा के जो भी लोग हैं उनको एमपी कहा जाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका टेन्योर 6 साल का होता है, और 6 साल बाद जब भी उनकी सीट वेकेंट होती है तो उस पर इलेक्शन करवाया जाता है। तो हर 2 साल में लगभग एक चौथाई, यानी कि 4 में से एक मेंबर जो है राज्यसभा का, वो उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, या फिर वो रिटायर हो जाते हैं, या फिर कुछ भी हो जाता है। तो उसके कारण री इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि वो 1/4 का जो नंबर है ना उसको फुलफिल कर दिया जाता है। 1/4 यानी कि जितने थोड़े मोड़े बचे हुए हैं उनको पूरा करके पूरा इलेक्शन कभी नहीं होता है। तो इसलिए परमानेंट बॉडी है। और इससे हेल्प क्या मिलती है, इससे मदद ये मिलती है कि जो लोकसभा है जब भी वो डिसॉल्व होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है देश में जो चीज़ों को संभाल पाए। राज्यसभा हमेशा रेडी है, क्योंकि राज्यसभा हमेशा प्रेजेंट रहती है। इसके बाद आते हैं कि राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, बैकग्राउंड्स, डिफरेंट आर्ट एंड आर्टिस्टिक एंड कंट्रीब्यूटेड डिफरेंट थिंग्स। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी में, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। कभी कभी स्पोर्ट्स से भी किया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को किया गया था। सो दीज पीपल आर दोस्त जो कि आते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, और वो फिर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह रहते हैं और वो काम भी करते हैं। 250 मेंबर्स होते हैं टोटल राज्यसभा में, 248 इलेक्ट होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। अब लोकसभा की बात की जाए तो इसका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी लोग डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, वो भी एमपी ही कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में बांट दी जाती है और उसके ऊपर इलेक्शन होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। टोटल 543 इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी टोटल इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। तो जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन आएगा जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा के अंदर। अब वो जो पर्सन है उसके साथ मतलब सारे लोग जो हैं मिल कर के वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का काम करेंगे, और उनका जो टर्म है वो 5 साल का ही रहेगा। 5 साल के बाद उनका इलेक्शन पूरे राज्य लोकसभा का इलेक्शन दोबारा होगा। पार्लियामेंट क्या करती है, तो पार्लियामेंट के फंक्शंस बताए गए हैं कुछ यहाँ पर। लेजिस्लेटिव फंक्शन, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, और इवन डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट था ना, ये हमारा
थोड़ा सा छूट गया था इन द प्रीवियस चैप्टर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। फाइनेंशियल फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शन ये हुआ कि लॉ मेकिंग करता है। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल रखने में काम करता है, कि हम उनसे सवाल जवाब करता है। जैसे कि क्वेश्चन आर एक होता है, एक 0 आर होता है, क्वेश्चन आर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो बुक्स में से रीड कर सकते हो। क्वेश्चन आर एक ऐसा समय होता है, एक निर्धारित समय, जब सबसे प्रश्न किसी भी लाइक रूलिंग जो भी मेंबर है या किसी कोई भी मिनिस्टर, उससे कोई सवाल किया जाएगा तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। तो जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड ऑपोजिशन और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और उन्हें जवाब देना होता है। तो ये हो गया कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। फिर फाइनेंशियल फंक्शन क्या हुआ कि मान लो कि बजट बनाना है, अभी फेब्रवरी आज 1 है और वेरी सुन कल ही आपका बजट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या है कि बजट लेके आना, मनी मैटर्स के ऊपर काम करना। और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल फंक्शन ये भी है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मनी है उसके मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, जिससे क्या है कि ओपनली ये बताया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है वो किस तरह से पैसे को खर्च करने वाले हैं। यानी कि पूरा उनको अपना मतलब एक तरह से ब्यौरा बताना पड़ता है कि उन्हें पूरे साल में किस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या देना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्वेश्चंस उठेंगे या फिर उनसे उनके खिलाफ भी, मतलब जो ऑपोजिशन है वो बोल सकती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से उनके ऊपर कंट्रोल बना रहेगा। रिप्रेजेंटेशन यानी कि काफ़ी सारे लोग, हर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन आ ही रहा है। ठीक है, ऊपर से राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, यानी कि सबसे काफ़ी विविधता में सबको आकर के अपने आप को दर्शाने का, अपने कल्चर को दर्शाने का मौका मिलता है। डिबेट यानी कि आपस में क्वेश्चन आंसर्स एंड चीज़ों को के ऊपर चर्चा विचार विमर्श करने से जो चीज़ें हैं उनके बेहतर जो सल्यूशंस हैं उन्हें मिल पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ने निर्धारित किए हुए जो भी फंक्शंस हैं वो है। इलेक्टोरल फंक्शंस, तो विद इन भी बहुत सारे इलेक्शंस ये लोग कंडक्ट कराते हैं पार्लियामेंट में, जैसे कि प्रेसिडेंट रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड, लोकसभा चेयरमैन, इन लोगों का इलेक्शन करवाया जाता है जो कि पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। जुडिशियल फंक्शन ये हो गया कि वो जुडिशली चीज़ों को भी टैकल करती है। तो मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि पार्लियामेंट के, इनमें से कोई भी 5 आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी आप समझ सबको लीजिए सो दैट आपको पता सब चीज़ों के बारे में हो। आपके बुक में एक ये टॉपिक है पावर्स ऑफ राज्यसभा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशियल फंक्शन वाला भी जो टॉपिक था, इसमें ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो भी लोग जिनका यहाँ पर इलेक्शन करवाया गया उनका रिमूवल भी काफ़ी हद तक पार्लियामेंट में ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब का अगर इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है या फिर प्राइम मिनिस्टर को भी हटाना है या फिर कैबिनेट को भी हटाना है, वो सारा काम पार्लियामेंट में होता है। तो वो जुडिशियल हो गया। पावर्स ऑफ राज्यसभा, इस टॉपिक के अंदर आपको 2 डिवीजन दी गई है कि लोकसभा और राज्यसभा की क्या क्या पावर्स हैं। तो आपने यही देखा कि पार्लियामेंट जो है मतलब हमारी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। लोकसभा जो है उसमें वो सारे वो काम करती है जो कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। तो इंट्रोड्यूस यानी कि लेकर आ सकती है कोई भी बिल, तो बिल भी ला सकती है, यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड चीज़ें भी कर सकती हैं। अप्रूव प्रपोजल टू द टैक्सेशन बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने भी बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो एनुअल बजट आता है उसके लिए अप्रूवल या उसको प्रिपेयर करने का काम भी लोकसभा में ही होता है। मेनली जो जो रूलिंग पार्टी है या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं, बट उसका अप्रूवल मेनली लोकसभा को ही देना पड़ता है। उसके बाद कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशन एंड मोशन थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन।
एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर काफ़ी अच्छा दबाव रहता है, क्योंकि उनसे सवाल जवाब करती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी यहाँ पर लाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी प्रोविज़न इनके पास है। अप्रूव दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर लानी है देश के अंदर तो उसको भी अप्रूव यही लोग करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, ऑब्वियसली अपने आप नहीं। इस्टेब्लिशेस कमिटी एंड कमीशंस एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट। कमिटीज़ जो होती है ना, उनको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर डिस्कशन डिबेट्स होती है। वो लोग रिपोर्ट बना कर लेके आते हैं, और उन रिपोर्ट्स की बेसिस पर चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। राज्यसभा में वही देखें तो नॉन मनी बिल्स को अप्रूव ये लोग कर सकते हैं, और मनी बिल में ये सिर्फ अमेंडमेंट्स के लिए सजेशन दे सकते हैं, और ये खुद कुछ नहीं कर सकते उस मनी बिल के मैटर में, ठीक है। अप्रूव करते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला नहीं सकते, अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सेम जो कि यहाँ पर बोला गया है। ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के इलेक्शंस में भी, और रिमूवल में वाइस प्रेसिडेंट के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन स्टेट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट वाला और एक ही वाला। वाइस प्रेसिडेंट वाला तो था ही, ये वाला जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर सरकार कोई भी रूल बनाना चाहती है, तो उसका अप्रूवल उसे राज्यसभा से लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट लिस्ट पे काम सिर्फ स्टेट कर सकती है, और राज्यसभा तो स्टेट्स का ही प्रतिनिधि है। तो इसीलिए स्टेट के प्रतिनिधि से पूछा जाएगा कि क्या हम स्टेट्स के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर लॉ बना दें। अगर वो हाँ कहेंगे तब ही ऐसा कुछ किया जा सकता है। और थिंग, जो लोकसभा है उसकी जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है राज्यसभा से। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पार्लियामेंट ने ये हमारे मतलब ऑब्वियसली हमारे पार्लियामेंट के अंदर देखा जाए तो लोकसभा सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है लोगों को। राज्यसभा जो है उसमें जो भी लोग आते हैं वो सारे के सारे एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किए गए हुए लोग होते हैं, यानी कि लोगों ने अपने एमएलएस को चुना, एमएलएस ने अपने राज्य के प्रतिनिधि को चुना, और उसने जाकर के फिर लाइक पूरे के पूरी इंडिया लेवल पर, कंट्री लेवल पर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और ये है डायरेक्ट इलेक्शन। तो जो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड है उनको थोड़ी ज़्यादा पावर दी जाती है इनडायरेक्ट वालों से, इसीलिए थोड़ा सा पावर का मिसमैच हमें देखने को मिलता है, यानी कि मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलता है बेसिकली। बिल का जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए ये जो चार्ट है ये बहुत बढ़िया है, इसलिए आई थॉट दैट आई शुड एक्सप्लेन दैट फ्रॉम हियर ओनली। तो यानी कि लोगों का जो इम्पोर्ट है, जो बिल होता है ना वो मतलब लॉ बनने के लिए बिल को पास होना पड़ता है काफ़ी सारे स्टेप्स से। तो सबसे पहले तो कि वो कमिटीज़ जो होती है वो अपने पहले तो इंट्रोड्यूस होता है, सबसे फर्स्ट काम जो होता है कमेटी तो बाद में, पहले इंट्रोड्यूस होता है हाउसेज में। अगर वो नॉन मनी बिल है तो वो किसी भी हाउस में हो सकता है, अगर वो मनी बिल है तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इसके बाद जो बिल है वो जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद मतलब कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, और उसके बाद वो कमेटी जो है वो रिपोर्ट बनाएगी, अपने अंदर डिस्कशन करने के बाद रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट को फिर वो लोग देंगे हाउस को। हाउस चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो उस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन होती है बिल के ऊपर अच्छे से। बिल इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, उसके बाद वोटिंग होती है जिसमें कि या तो वो एक्सेप्ट होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो दूसरे हाउस को भेज दी जाएगी। दूसरे हाउस को अगर भेज दी जाएगी तो फिर दूसरा हाउस अगेन रिकमेंड करेगा, रिकन्सिडरेशन करेगा, मतलब अप्रूव और रिकमेंड करेगा, यानी कि या तो वो उसको अप्रूव कर दे या तो फिर रिकमेंडेशन दे कि कुछ चेंजेस करो, कुछ अमेंडमेंट्स करो। अब अगर
वो ऐसा बोलेगा तो वो फिर वो वापस भेजेगा रिकमेंडेशन के लिए, फिर रिकमेंडेशन अगर हो जाएगी फिर इनके पास आएगा, फिर अगर ये लोग अप्रूव कर देंगे तो फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, चाहेंगे तो वापस भेज सकते हैं, यहाँ से भी वापस भेज सकते हैं। तो अगर मान लो कि रिकमेंडेशन फुलफिल नहीं हुई, अमेंडमेंट्स नहीं हुए और बैकलॉग बन रहा है दोनों के बीच में, लोकसभा राज्यसभा में, तो जॉइंट सेशन का प्रोविज़न लाया गया कि जॉइंट सेशन जो है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो बैठेंगे, लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठेंगे और सुलह करेंगे कि क्या होना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। और यहाँ पे तो वैसे भी बताया हुआ है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में, कि अगर प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहे तो अप्रूव कर सकते हैं या तो फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया फिर भी वापस आ गया, लोकसभा राज्यसभा से वापस आ गया, तो फिर प्रेसिडेंट को इसे अप्रूव करना ही पड़ेगा और फिर ये लॉ बन जाएगा। समझे? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैकेनिज़्म, बट बहुत अच्छा है क्योंकि इससे जो भी चीज़ें बनती हैं वो बहुत बढ़िया तरह से बनती हैं। टाइप्स ऑफ बिल के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट बिल हो सकता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल हो सकता है। गवर्नमेंट यानी कि मान लो कि जो लोग गवर्नमेंट के अंदर है ऑलरेडी, उन लोगों ने दे दिया बिल, या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर है वहाँ पे, उसने बिल दे दिया। नॉन मनी बिल भी हो सकता है, मनी बिल भी हो सकता है। नहीं, ऐसा बिल जो पैसों वाला है, ऐसा बिल जो मनी वाला नहीं है। जो मनी बिल है वो तो आपने पढ़ा ही था, लोकसभा में आता है। अगर नॉन मनी बिल है तो फिर या तो वो ऑर्डिनरी बिल होगा या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, यानी कि वो कोई भी ऑर्डिनरी नया बिल हो जाएगा कि कोई नया चीज़ वो लोग लाना चाहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना चाहते हैं। ये एक टॉपिक था। तो हमने भी मनी बिल से रिलेटेड बात करी, वो 109 आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। और क्या आप आर्टिकल 91 के बारे में जानते हो, जो कि लोकसभा से रिलेटेड है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए कैबिनेट के, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक बार आप ज़रूर बुक में रिविजिट करें, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बात आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर देम। डिबेट एंड डिस्कशन या डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉस, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो ये चारों के चारों जो है ये ऐसे तरीके हैं जिससे कि पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स को। ज़ीरो आर और क्वेश्चन आर के बारे में बताया था, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन आर एक ऐसा समय होता है डे का सेशन में जहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, जिनको जो भी उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उन्हें उस से रिलेटेड हर एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ज़ीरो आर एक ऐसा समय है जहाँ पर फ्रीली कोई भी मैटर रेस करके उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। अलावा एडजर्नमेंट मोशन भी होता है जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी बात की जा सकती है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट ये 2-3 आपकी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन की। अप्रूवल एंड रैटिफिकेशन ऑफ लॉ। बेसिकली देखिए, बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है, भले उसके पास मेजॉरिटी है, फिर भी उसको डिफ़िकल्टी आ सकती है लेजिस्लेचर में किसी भी चीज़ को अप्रूव करने में या पास करने में, क्योंकि राज्यसभा भी तो है। राज्यसभा में भी अप्रूवल होना है, रैटिफिकेशन होना है, यानी सही गलत अमेंडमेंट्स करने हैं। तो अप्रूवल के समय में ये है कि मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में भी चाहिए। तो इसीलिए राज्यसभा में ये होता है कि थोड़ा मुश्किल कर देते हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव्स को आर्बिट्ररी पावर यूज़ करने के लिए। फाइनेंशियल कंट्रोल यही है कि जब बजट आता है तो उसके लिए भी अप्रूवल मांगा जाता है, बिना अप्रूवल के वो नहीं जा सकता आगे, नहीं अप्रूव हो सकता। तो इसलिए ऑब्वियसली पार्लियामेंट में ही आएगा बजट, और ऑब्वियसली बजट से ये भी पता चलता है लोगों को कि हमारे ही प्रतिनिधि हमारा पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मतलब पूरे के पूरे पार्लियामेंट को ये ना रहे विश्वास की जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ कर पाएगी, तो उस समय पर फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अगर मेजॉरिटी लोग वोट कर देंगे अगेंस्ट दी पार्टी, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो फिर पूरी काउंसिल ख़त्म, पूरी मिनिस्ट्री ख़त्म, और फिर उसी समय या तो री इलेक्शंस होंगे
मतलब री इलेक्शंस करवाए जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटीज़। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमिटीज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देर आर ओवर 20 कमिटीज़ ओवरऑल। स्टैंडिंग कमिटीज़ वो कमिटीज़ होती है जो काम करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन्हीं का होता है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी भी होती हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर काम करती हैं। ये आपका टॉपिक हुआ फिनिश। रेगुलेशन के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का। एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट, देखिए यहाँ पे एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 52 91 अमेंडमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। 91 अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू लोकसभा नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, पिछले चैप्टर से ही है ये। लेकिन जो 52nd अमेंडमेंट है ये एंटी डिफेक्शन, यानी कि इलेक्शन के बाद जो मिनिस्टर्स इधर उधर करते हैं ना, ये इस चीज़ को रोकने के लिए लाया गया था 1985 में। और जो 91st अमेंडमेंट है ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया ही था। सो दैट्स हाउ द चैप्टर कंप्लीट्स। थैंक यू।